Hello, friends. A very, very happy, healthy, prosperous, and hilarious New Year to all of you. दोस्तों, इस नए साल 2021 में एक और हम बड़ा राहत महसूस कर रहे हैं, बड़ा सुकून अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि पिछला साल 2020 कोरोना महामारी की वजह से हम सभी लोगों ने बड़े ऊहापोह की स्थिति में मनाया। एक तरह से पूरी दुनिया ही अपने अपने घरों में कैद होकर रह गई थी, अपने घरों में सिमट कर रह गई थी और सब लोग प्रार्थना कर रहे थे कि जल्दी से हम इस आपदा से, इस परेशानी से बाहर आएँ और नए साल का स्वागत करें। हालांकि नए साल में कोरोना की केसेस में कमी आ रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि संख्या कम हो रही है, लेकिन एक और दूसरी परेशानी हमें देखने सुनने को मिल रही है और वो क्या है? वो है बर्ड फ्लू, यानी हमारे जो पक्षी हैं, ख़ासतौर से कौवे, तोते और जो प्रवासी पक्षी हैं, उन सब की मौत की खबर हम हर दिन अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में लगातार हमें देखने सुनने को मिल रही है, पढ़ने को मिल रही है, जो वाक़ई हम सब के लिए बहुत बहुत चिंता का विषय है। चिंता का विषय क्यों है दोस्तों? क्योंकि हमारी संपूर्ण सृष्टि का सिस्टम इतना क्लोजली निट है, मतलब एक दूसरे सारी चीज़ें एक दूसरे से इतना गहराई से, इतनी सूक्ष्मता से जुड़ी हुई हैं सारी चीज़ें कि किसी एक चीज़ में ज़रा से भी कोई कमी आती है, तो कोई भी परिवर्तन होता है, तो पूरा सिस्टम, हमारी पूरी पृथ्वी का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए आज का जो गुफ्तगू है आज की, उसका विषय मैंने यही रखा है, सेव योर बर्ड्स, सेव योर क्रीचर्स, सेव योर ट्रीज और वेजिटेशन एंड सेव योरसेल्फ, है ना? तो आइए दोस्तों देखते हैं कि एक जरा सी चीज़ में कोई भी चेंज या परिवर्तन होता है तो पूरी पृथ्वी का, पूरी सृष्टि का जो सिस्टम है वो कैसे डिस्टर्ब हो जाता है, इस बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी या कहें हमारी सृष्टि के सिस्टम के बारे में यदि बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज सिस्टम, है ना? हिंदी में इसको हम कुछ लोग प्रणाली बोलते हैं, कुछ लोग तंत्र बोलते हैं, इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं। तो ये सिस्टम हमारी समस्त जैविक और अजैविक चीज़ों में पाया जाता है। जैविक तंत्र भी हैं और अजैविक तंत्र भी हैं, यानी हमारी प्रकृति में भी सिस्टम्स हैं और हमारे जो जीव जगत है उसमें भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं। छोटे-छोटे सिस्टम्स हैं, फिर उससे बड़े सिस्टम हैं, फिर उससे बड़े सिस्टम हैं। इस तरह से कई हायरार्की है इसकी, सिस्टम्स की या तंत्रों की या प्रणालियों की, और बढ़ते-बढ़ते फिर वो पूरा एक हमारा जो पूरा सृष्टि है, पूरी पृथ्वी है या पूरा ब्रह्मांड, वो एक सिस्टम बन जाता है। इस तरह से कई सिस्टम्स, एक सिस्टम के अंदर कई छोटे-छोटे सिस्टम्स काम करते हैं और हर सिस्टम अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा जानते हैं कि सिस्टम क्या है। जैसे जैविक और अजैविक की मैंने बात करी सिस्टम्स की, तो जैसे एरोप्लेन, हवाई जहाज़ होता है, एरोप्लेन का भी एक सिस्टम होता है ना? कार का सिस्टम होता है, बस का सिस्टम होता है, ट्रक का सिस्टम होता है, ट्रेन का सिस्टम होता है ना? ये अजैविक हैं, है ना? इसमें जीव जीव का कोई रोल नहीं है, अजैविक हैं। लेकिन कार है या आपका एरोप्लेन है, कुछ इसके पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स से मिलकर ये एक सिस्टम बनता है। उसमें से एक पार्ट्स भी अगर डिस्टर्ब हो जाता है या हम उसको माइनस कर देते हैं, तो वो पूरा सिस्टम, पूरा एरोप्लेन जो है वो फेल हो जाएगा और अपना वर्क नहीं करेगा। इसी तरह से हम अपने शरीर के सिस्टम के बारे में समझ सकते हैं, जो कि एक जैविक सिस्टम है ना? हमारी बॉडी में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स से मिलकर हमारा बॉडी बना हुआ है। तो इसके बारे में बात करें उससे पहले हम ये थोड़ी-सी 1-2 डेफ़िनिशन देख लेते हैं कि सिस्टम का मतलब क्या है। फिर इस सिस्टम के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। जनरल सिस्टम की अगर बात करें, मतलब एक जनरली सिस्टम की क्या डेफ़िनिशन है, तो कहते हैं कि अ सिस्टम इज़ एन एंटिटी दैट्स मेड अप ऑफ इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार का, जैसा अभी मैंने बताया आपको कि कार का भी एक सिस्टम है ना? एक 5 लाख रुपए की सपोज़ कार है। उस 5 लाख रुपए की जो कार है, उसमें उसका जो एक व्हील है, बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनता है ना उसका। कार का सिस्टम क्या है? उसमें एक स्टीयरिंग होता है, सीट्स होती हैं, पूरा कार की बॉडी होती है, इंजन होता है, व्हील्स होते हैं,
ब्रेक होता है, एक्सेलेरेटर होता है ना। तो ये सारी पार्ट्स सब मिलकर असेंबल जब एक साथ होते हैं और एक दूसरे से क्लोजली जुड़े हुए होते हैं, तब वो कार बनती है और वो अपना फंक्शन करती है और चलती है। लेकिन इस 5 लाख रुपए की कार में से उसके एक व्हील के, चारों व्हील भी नहीं, एक व्हील के में से 50 रुपए का, मात्र 50 रुपए का एक छोटा सा पेंच जो उसमें लगता है उसको कसने के लिए, उसको आप निकाल दीजिए बाहर। फिर देखिए क्या कार का सिस्टम डिस्टर्ब होता है, नहीं होता है, कार चलती है कि नहीं चलती। एक पेंच निकाल देने से भी कार फंक्शन नहीं करेगी, कार अपना काम नहीं करेगी, नहीं, उसका सिस्टम फेल हो जाएगा, है ना। तो इतना क्लोजली सारे पार्ट्स जुड़े होते हैं। तो इसीलिए कार का सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसी तरह हम अपने शरीर या बॉडी का सिस्टम को भी थोड़ा समझते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर भी कुछ अंगों से मिलकर बना है ना। जैसे आँख है, नाक है, दांत है, चीक्स हैं, जीभ है, आपके बाल हैं, त्वचा है ना, आपका पेट है, हड्डियां हैं, आंतें हैं, मांसपेशियां हैं, त्वचा है, स्किन है, श्वास है, हमारी ब्रेथ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है। तो ये सारे पार्ट्स से मिलकर हमारा बॉडी का सिस्टम बना है। अच्छा, इनमें से किसी एक अंग को भी यदि शरीर से अलग कर दिया जाए तो क्या हमारा शरीर प्रॉपरली फंक्शन करेगा? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं करेगा, है ना, बिल्कुल नहीं करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सिस्टम का प्रत्येक पार्ट, प्रत्येक अंग अति आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है, जो परस्पर एक दूसरे से पूर्णतः जुड़ा रहता है, यानी एक पार्ट दूसरे पार्ट से पूरी तरह से जुड़ा हुआ होता है। अच्छा, शरीर में यदि हम श्वास लेते हैं शरीर में, तो श्वास छोड़ते भी हैं ना। एक श्वास ली तो उसी समय श्वास छोड़ते भी हैं। सोचिए आप, अगर आप श्वास लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, उसको श्वास को छोड़ेंगे नहीं तो क्या होगा? इट विल नॉट वर्क। आप नहीं रह पाएंगे, आप काम ही नहीं कर पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो एक श्वास जो आप लेते हैं तो दूसरी श्वास छोड़नी भी पड़ती है। इसी तरह से हर सिस्टम में इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। जैसे कि आप खाना खाते हैं, खाना खाते हैं ना, तो खाना खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, काम चलेगा क्या? नहीं ना, तब भी आपका शरीर काम नहीं करेगा। हम खाना खाते हैं तो फिर फ्रेश भी होना ज़रूरी है। फ्रेश नहीं होंगे तो हमारे पेट फूल जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, वो संभव ही नहीं है। तो हर सिस्टम में, चाहे वो छोटा सिस्टम हो चाहे बड़ा सिस्टम हो, हर सिस्टम में अगर इनपुट होता है तो आउटपुट भी ज़रूर से होता है ना। अच्छा दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि आज का विषय तो मैंने बताया कि पक्षियों को, पशुओं को, मनुष्यों को और पर्यावरण को बचाने का सब्जेक्ट है, तो मैं इस सिस्टम की बात क्यों कर रही हूँ, है ना। तो आ रहा है ना आप लोगों के दिमाग में प्रश्न? आ रहा है ना? ओके। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर करती हूँ कि वाई आई एम टॉकिंग अबाउट सिस्टम। वास्तव में हमारी धरती पर होने वाली प्रत्येक घटना, स्पेशली दुर्घटना या कोई भी अवांछनीय परिवर्तन, अगर कुछ होता है जो हम नहीं चाहते लेकिन वो परिवर्तन होता है, उसका प्रमुख कारण हमारे सिस्टम में होने वाला परिवर्तन ही है ना। चाहे ये परिवर्तन मैन मेड हो, मनुष्य के द्वारा किया गया हो, या प्रकृति द्वारा किया गया हो। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि प्रकृति भी परिवर्तन तभी लाती है हमारी इस धरती पर जब हम उसके रूल्स का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि प्रकृति के सर्टेन रूल्स हैं। उसका जब हम उल्लंघन करते हैं, उसको हम क्रॉस करते हैं लिमिट को, तो प्रकृति अपना भयावह रूप दिखाती है, वो परिवर्तन लाती है, जैसा अभी कोरोना महामारी में हुआ, या ये पक्षियों का जो आपके बर्ड फ्लू चल रहा है, ये भी मैन मेड है। प्रकृति में परिवर्तन दिख रहा है, लेकिन हुआ किसकी वजह से है? मनुष्य के क्रियाओं की वजह से हुआ है। अच्छा, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना ये है कि प्रकृति के अपने, जैसा भी मैंने कहा, निश्चित नियम होते हैं, उसके सेट रूल्स हैं। जैसे सूर्य निश्चित समय पर उदित होता है और निश्चित समय पर अस्त होता है। हमें लगता है अस्त होता है, हालांकि पृथ्वी घूमती है इसलिए सूर्य वेस्ट में चला जाता है, लेकिन डूबता नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि अस्त होता है ना। अच्छा, पृथ्वी नियमित रूप से 23.5 23.5 डिग्री अक्ष पर धुरी पर झुके हुए 24 घंटे में एक
पूरा चक्कर लगाती है, जिसको उसका रोटेशन कहते हैं। और इस रोटेशन से 24 घंटे के एक चक्कर से दिन और रात होते हैं। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, और ये निरंतर हो रहा है ना। पृथ्वी अपना रोल नहीं भूली है, वो अपना रोल पूरा अदा कर रही है नियमित रूप से। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक वर्ष में यानी 365 सही 1/4 दिन में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जिसे हम पृथ्वी का रिवॉल्यूशन कहते हैं। रिवॉल्यूशन मीन्स उसकी परिक्रमा करती है, वो परिक्रमण गति जिसको कहते हैं, है ना। रिवॉल्यूशन मूवमेंट ऑफ अर्थ। अच्छा, इससे क्या होता है, पूरे वर्ष में 4 ऋतुएं बनती हैं। पूरा एक साल में जो चक्कर पृथ्वी सूर्य का लगाती है, उससे 4 ऋतुएं हम देखते हैं, शीत, ग्रीष्म, शरद और बसंत, है ना। सर्दी की ऋतु और गर्मी की ऋतु, बसंत और शरद ऋतु। ये सब निरंतर बिना किसी चूक के सिस्टम धरती वर्षों से फॉलो करती आ रही है। वर्षों से, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से कर रही है पृथ्वी। अपना रूल नहीं भूल रही वो, और उसमें कोई चेंज नहीं ला रही, है ना। इसी तरह हवाएं भी, हवाओं को देखें, हम नेचुरल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हवाएं क्या करती हैं, हवाएं निश्चित महीनों में अपनी नियमित गति से प्रवाहित होती हैं। जल हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण हर चीज़ को वो अपनी ओर आकृष्ट करती है, पृथ्वी आदि आदि। यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रकृति अपने नियमों और अनुशासन का पूर्ण रूपेण पालन करती है, जिससे पृथ्वी पर सब चीज़ें नियमित रूप से संपन्न हो रही हैं, हम रह पा रहे हैं, है ना। सोचिए कि अगर प्रकृति नियमित रूप से नहीं चले और समय से सूर्य उदित ना हो, समय हवाएं ना चलें, तो क्या होगा, क्या आपका रहना मुश्किल नहीं हो जाएगा? बहुत मुश्किल होगा रहना, है ना। तो अब आते हैं हम मनुष्य के ऊपर, वो क्या करता है। तो जहाँ तक मनुष्य की बात है, मनुष्य को भी ईश्वर ने एक सिस्टम में बनाया और बांधा है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य के लिए रूल नहीं बनाया, उसके लिए भी रूल्स बनाए हैं, उसका भी एक डिसिप्लिन बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि वो भी प्रकृति के पंचभूत तत्वों से ही बना है। हमारा आपका शरीर किससे बना है? मनुष्य का शरीर पंचभूत तत्वों से। पंचभूत तत्व क्या है? अग्नि, जल, वायु, धरती और आकाश, है ना। इन पंचभूत तत्वों से ही हमारा शरीर बना है। तो मनुष्य को जो एक विशेष चीज़ भगवान ने दी है, एक विशिष्टता जो ईश्वर ने दी है, वो है उसकी बुद्धि यानी इंटेलेक्ट, जो उसे दूसरे प्राणियों से अलग बनाता है और श्रेष्ठ बनाता है। इसीलिए कहते हैं कि जीवों की सर्वश्रेष्ठ योनि जो है वो मनुष्य है। हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, तो अच्छे कार्य कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए ताकि ये जन्म सफल हो सके। लेकिन दोस्तों क्या होता है, हम सब देखते हैं, क्या मनुष्य अपनी बुद्धि का विवेकपूर्ण और सही दिशा में उपयोग कर रहा है, या दूसरे शब्दों में सदुपयोग कर रहा है? दुरुपयोग तो नहीं कर रहा, सदुपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये प्रश्न वाकई विचारणीय है, क्योंकि विश्व में होने वाली जितनी भी त्रासदियाँ हैं, मोस्टली जितनी भी त्रासदियाँ हैं या आपदाएं हैं, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे भूकंप हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, या पशु पक्षियों का मारा जाना हो, वृक्षों की कटाई हो, इन सब समस्याओं या कहें विपदाओं का, आपदाओं का मूल स्रोत मनुष्य की लालसा, आडंबर और खुद को सर्वे सर्वा मीन्स प्रकृति से भी ऊपर अपने आप को मानना, है ना। सर्वे सर्वा और स्वयं को प्रकृति से भी बड़ा दिखाने की अहंकार वृत्ति ही रही है। ये फैक्ट है, हमें ये मानना पड़ेगा, है ना, कि मनुष्य ने जो बुद्धि ईश्वर ने दी थी, एक बहुत सुंदर श्रेष्ठ चीज़ दी थी और दूसरों से श्रेष्ठ बनाया था हमें बुद्धि देकर, उसका हम सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों समय आ गया है कि हम मनुष्य अपने कृत्यों और उनके परिणामों पर गंभीरता से विवेकपूर्ण तरीके से विचार करें और हमारे आसपास घटित होने वाली घटनाओं के कारणों को जानने का प्रयास करें, वह उनका यथासंभव समाधान निकालने में भी अपना योगदान दें। केवल समस्याओं को देखना नहीं है, उनका समाधान निकालने की दिशा में हमारा कदम बढ़ना चाहिए। ये हमारा मुख्य उद्देश्य हो, है ना। क्योंकि क्यों ज़रूरी है ये? क्योंकि पर्यावरण या धरती पर होने वाली कोई भी घटना या दुर्घटना का सीधा असर मनुष्य के जीवन पर पड़ना लाजमी है।
मनुष्य भूल जाए कि अगर वो कुछ कर रहा है और कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, अच्छा नहीं हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं प्रकृति में, प्रकृति के माध्यम से, तो वो उससे प्रभावित नहीं होगा, ये भूल जाए वो। मनुष्य सबसे पहले प्रभावित होगा, है ना। तो क्यों एक अमेरिकन जोग्राफर हुई हैं मिस सैम्पल, कुमारी सैम्पल, उन्होंने एक जगह लिखा है अपनी पुस्तक में, मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट, कि मनुष्य अपनी पर्यावरण की उपज है ना। अब हम अपने आज के विषय पर आते हैं। ये सब हमने थोड़ा सा एक भूमिका की तरह से, बैकग्राउंड की तरह से हमने समझा सिस्टम के बारे में। अब हम आते हैं अपने आज के विषय पर, कि हम अपने पक्षियों को, पशुओं को, वनस्पतियों को और स्वयं को, वृक्षों को और अपने आप को भी बचाएं, रक्षा करें, है ना। सेव द बर्ड्स, एनिमल्स, वेजिटेशन एंड आवरसेल्व्स। व्हाई, क्यों क्यों बचाएं? व्हाई शुड वी सेव दैम? बिकॉज these all are essential part of the system of our life and of the planet earth। हमारे जीवन और हमारी पृथ्वी का जो प्रणाली है, जो उसका सिस्टम है, उसका जो तंत्र है, उसका एक अहम हिस्सा है ये सब। कौन? वेजिटेशन, पशु पक्षी, हम स्वयं, हम उसका एक बहुत अभिन्न हिस्सा है ना। और यदि इनमें से एक भी चीज़ नष्ट हो गई, एक भी चीज़ लुप्त हो गई या ख़त्म हो गई, तो दोस्तों पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा, और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान मनुष्य को ही होगा, ये तय है ना। तो अच्छा, पक्षी, जानवर, वनस्पति, पेड़, ये सब हमारे पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोलॉजिकल सिस्टम के आवश्यक अंग कैसे हैं, इसे एक पिरामिड, जिसे इकोलॉजिकल पिरामिड भी कहते हैं, के एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। इकोलॉजिकल पिरामिड को समझने के लिए हमें पहले इकोलॉजिकल सिस्टम को भी जानना होगा। व्हाट इज़ इकोलॉजिकल सिस्टम? व्हाट इज़ पारिस्थितिक तंत्र, जिसको आपने नाम सुना होगा, पारिस्थितिक तंत्र या इकोलॉजिकल सिस्टम, वो क्या होता है? तो कहते हैं कि इकोलॉजिकल सिस्टम मीन्स द वेरियस सिस्टम्स, सपोज वाटर सिस्टम, लैंड सिस्टम, एयर सिस्टम, है ना। तो वेरियस सिस्टम्स इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ विच इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर, है ना। एक जगह और कहा गया है दूसरे शब्दों में, इकोलॉजी इज अ सिस्टम involving interactions between a community of living organisms in a particular area and its non-living environment। यानी पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा तंत्र या प्रणाली है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले जीवित प्राणियों और वहाँ के अजैविक पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया या अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में जो वहाँ के जीव जंतु हैं, जैविक और अजैविक तत्व हैं, उन सब का जो इंटरैक्शन है, उनका जो एक अंतर संबंध है, उसका अध्ययन हम इकोसिस्टम में या इकोलॉजिकल साइंस में हम करते हैं, है ना। अच्छा, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के मध्य जो हम अंतर संबंधों की बात कर रहे हैं, कि जो जीव हैं और वहाँ का जो पर्यावरण है, उसके बीच का जो संबंध, अंतर संबंध की हम बात कर रहे हैं, वो इतना सूक्ष्म होता है, इतना गहन होता है, इतना सूक्ष्म होता है, इतना इंटेंस होता है कि एक की अनुपस्थिति में दूसरे का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है ना। एक की अनुपस्थिति में दूसरे का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। अगर अजैविक तत्व माइनस कर देंगे तो जीव जंतु भी जीवित नहीं बचेंगे, और जीव जंतु हटा देंगे तो जो आपका अजैविक तत्व है उनका कोई मोल नहीं है, उनका कोई मूल्य नहीं है। तो दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं, है ना। जैसे कि हम पिरामिड की बात कर रहे हैं, पारिस्थितिक पिरामिड की मैंने बात कही, तो पारिस्थितिक पिरामिड क्या है कि सपोज पिरामिड होता है ना, ऐसे कोनिकल शेप में होता है, ऐसे नीचे उसका बेस चौड़ा होता है और ऊपर की तरफ नुकीला होता चला जाता है। तो पिरामिड का जो बेस है, उस बेस में सपोज एक ग्रास जो सिस्टम है, घास तंत्र जो है, घास का जो सिस्टम होता है, उसकी हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा एरिया में अगर कुछ होगा तो वो घास फैली हुई है, ठीक है। उसके ऊपर की जो लेयर है, ये सबसे नीचे की लेयर है घास, जो कि बहुत लंबे चौड़े एरिया में फैली हुई है, और ये जो लेयर है वो काफ़ी विस्तृत होती है, काफ़ी फैली हुई होती है। इसके ऊपर की जो लेयर है, जिसमें कि घास में रहने वाले कीड़े, जो ग्रास हॉपर्स होते हैं,
वो पाए जाते हैं, उनकी संख्या उस ग्रास से कम होती है। घास के जो तिनके होते हैं उससे कम संख्या ग्रास होपर्स की होती है। फिर उसके ऊपर चलें तो उसके ऊपर की जो लेयर है वो, उसमें आपको मेंढक मिलेंगे और मेंढकों की संख्या इन ग्रास होपर्स की संख्या से कम होगी, है ना। और उसके ऊपर जाएंगे तो मेंढक को खाने वाले स्नेक मिलेंगे, आपको सांप मिलेंगे, और सांपों की संख्या मेंढकों की संख्या से कम होगी, इसलिए उसका जो लेयर है वो नीचे वाली लेयर से, मेंढकों की लेयर से छोटी होती है। और उसके ऊपर जाएं तो जो उसके ऊपर की जो लेयर है, इसको आप टॉप कंज्यूमर्स कह सकते हैं, वो जो ईगल होता है, जो बाज होता है, जो कि सांप को खा लेता है, झपट्टा मार के सांप को खाता है बाज, तो बाज की जो संख्या है वो स्नेक्स की संख्या से, सांपों की संख्या से कम होती है। तो इस तरह से एक पिरामिड बनता है ना। जो चीज़ जितनी ज़्यादा खतरनाक होती है, डेंजरस होती है, उनकी संख्या उतनी ही कम होती है। ये प्रकृति का नियम है। ये तो घास पिरामिड का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। इसी तरह जीवों का भी एक पिरामिड होता है, इसको भी समझते हैं। यानी एक पारिस्थितिक पिरामिड में जैसे सबसे नीचे स्थित घास के मैदान है, जैसे अभी मैंने बताया, तो घास के मैदान, उसमें तो घास और उससे रिलेटेड जो आपके जानवर हैं उसका क्रम मैंने बताया। ये सब एक दूसरे को खाते हैं, है ना। खाद्य श्रृंखला है एक तरह की, जिसको कहते हैं ट्रॉफिक लेवल, है ना। ये जो लेयर्स की मैंने बात की, इसको ट्रॉफिक लेयर भी कहते हैं। तो नीचे घास फैली हुई है और उसके ऊपर उस घास को खाने वाले शाकाहारी जीव पाए जाते हैं। घास को खाने वाले शाकाहारी जीव पाए जाते हैं, जैसे खरगोश है, गिलहरी है, और आपके बकरी भी शाकाहारी है। अच्छा, इससे ऊपर वाली लेयर में छोटे मांसाहारी जीव पाए जाते हैं। जो शाकाहारी जीव की जो लेयर है वो घास की लेयर से छोटी होती है, और जो शाकाहारी जीव की लेयर है उससे छोटी लेयर होती है इन शाकाहारी जीवों को खाने वाले छोटे मांसाहारी जीव, जैसे कुत्ता, बिल्ली, ये सब जो हैं, ये खरगोश को, गिलहरी को, ये सब खा जाते हैं। तो लोमड़ी भी इसी में आती है। तो उनकी जो लेयर है वो नीचे वाली लेयर से छोटी होती है क्योंकि इनकी संख्या कम होती है। फिर इससे ऊपर जो छोटे मांसाहारी जीव हैं, कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी वगैरह, इससे ऊपर के अगर हम लेयर देखें तो उसमें थोड़े बड़े मांसाहारी जीव मिलेंगे जो कि इन कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी वगैरह को खाते हैं। और ये क्या हो सकते हैं, भालू हो सकता है, सियार, बाघ, भेड़िया, ये सब जो हैं इनकी संख्या कुत्ते, बिल्लियों से कम होती है, इसलिए इनकी लेयर भी छोटी होती है ना। ऊपर होती है लेकिन साइज़ में छोटी होती है। और इसके ऊपर अगर हम जाएं तो इसके ऊपर और बड़े मांसाहारी जो जीव हैं वो पाए जाते हैं, और उनकी संख्या नीचे वाले मांसाहारी जीवों की संख्या से कम होती है क्योंकि वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ज़्यादा हिंसक होते हैं, ज़्यादा मांसाहारी होते हैं। जैसे कि शेर सबको खा जाता है, आपके भालू हो, जो भी चीता हो, इन सबको शेर खाता है, इसीलिए शेर को जंगल का राजा भी कहा जाता है ना। और शेर के भी ऊपर अगर आप जाएं तो एक और लेयर मिलती है जिसको कहते हैं सर्वाहारी जीव। सर्वाहारी का मतलब जो सब कुछ खाता है, शाकाहारी भी खा जाता है, मांसाहारी भी खा जाता है, वो सर्वाहारी जीव की संख्या होती है, और इनकी संख्या नीचे वाले जीवों की संख्या से कम होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, इनकी जीवों की संख्या कम होती जाती है, और ये जो पिरामिड है, शेप जो है इसकी कैसी पिरामिड की तरह बन जाती है। ठीक है। तो जो जितना कम खतरनाक है उनकी ज़्यादा संख्या ज़्यादा होती है, जो जितना ज़्यादा हिंसक है, जितना ज़्यादा खतरनाक है, डेंजरस है, उनकी संख्या ईश्वर ने ऑटोमेटिकली कम बनाई है इस धरती पर। क्योंकि ज़्यादा अगर हिंसक लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो इस धरती पे सब खत्म हो जाएगा ना। तो वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट हैं, ईश्वर जो है वो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, जो सब हर छोटी छोटी बात को सोच समझ कर उसने हमारी पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। तो दोस्तों यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि ये सभी जीव एक दूसरे का भोजन है, यानी बड़े जीव छोटे जीवों को खाते हैं, और पारिस्थितिक पिरामिड एक खाद्य श्रृंखला है जो यह बताती है कि यदि पिरामिड की कोई एक जीवों की लेयर भी खत्म हो जाए या खत्म कर दी जाए तो पृथ्वी से सभी जानवर एक निश्चित समय के बाद खत्म हो जाएंगे, और धरती पर एक भी मनुष्य नहीं बचेगा। जानवर नहीं बचेंगे, भोजन नहीं बचेगा, तो मनुष्य भी नहीं बचेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम अपनी धरती से घास को खत्म कर दें,
बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझिए आप, है ना, बड़ा साइंटिफिक है, हमने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, है ना, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है इसको, और बहुत उपयोगी भी है, इसको समझिए। यदि हम अपनी धरती से घास को ख़त्म कर दें तो घास को खाने वाले जानवर नष्ट हो जाएंगे, शाकाहारी जानवर नष्ट हो जाएंगे। और जब छोटे घास खाने वाले जानवर खत्म हो जाएंगे, शाकाहारी जानवर खत्म हो जाएंगे, तो इन छोटे जानवरों को खाने वाले मांसाहारी जानवर भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें भोजन नहीं मिलेगा, उनका भोजन तो खत्म हो गया, है ना। और जब ये छोटे मांसाहारी जानवर खत्म हो जाएंगे तो इन्हें खाने वाले बड़े जानवर भी नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें भी भोजन, उनका भोजन भी नहीं उन्हें मिलेगा। और जब सभी जानवर और वेजिटेशन खत्म हो जाएगी तो क्या मनुष्य जिंदा रह पाएगा? इज इट पॉसिबल? इट इज़ इम्पॉसिबल, मनुष्य रह ही नहीं सकता। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे का भोजन है ना, बहुत क्लोजली निट हैं, क्लोजली इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट हैं ये सब लोग। ये सारा पूरा इकोलॉजिकल साइकिल है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, बना हुआ है, और उसके सेट रूल्स हैं। उसको ज़रा सा भी हम डिस्टर्ब करते हैं तो इस तरह की आपदाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हमें अपने सभी जीव जंतुओं और वनस्पति और वृक्षों को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि ये बचेंगे तभी हम मनुष्य बचेंगे, है ना। पेड़ों को बचाना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ट्रीज आर लाइफ लाइन्स ऑफ अ मैन, ऑफ ह्यूमन बींग्स, है ना। अर्थात पेड़ मनुष्य की जीवन रेखा है, क्योंकि जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन पेड़ों से ही मिलती है हमें। हम जिंदा कैसे हैं? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? पेड़ों से। और हम और जीव जंतु जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब करता है? ये पेड़ ही करते हैं। तो पेड़ तो हमारी लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है, तो इन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है ना। और तो दोस्तों, हम मनुष्यों को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि यदि अपने आप को बचाना है, इस मानव जाति को बचाना है, स्वस्थ और खुश रहते हुए अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करनी है, तो अपने पर्यावरण को हमें बचाना ही होगा हर कीमत पर, है ना। उसे सुरक्षित रखना ही होगा, और अपने जहन में ये स्पष्ट रूप से हमें बिठा लेना पड़ेगा कि यदि हमारे जीव जंतु, पक्षी और पेड़ पौधे बचेंगे तभी हम भी बचे रहेंगे, अन्यथा पक्षियों, पशुओं और पेड़ों के बाद अगला नंबर इस दुनिया से समाप्त होने का मनुष्य का ही होगा। सही बात है ना, ये बहुत साइंटिफिक फैक्ट है। हम संकल्प लें कि अपने आसपास वातावरण में कोई ऐसी टॉक्सिक चीज़ नहीं फेंकेंगे जिससे पशु पक्षियों या पर्यावरण को नुकसान होता हो। अपने आसपास हम स्वच्छता बनाए रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, करेंगे सब लोग, ठीक है। So friends, be sensitive and friendly towards all the birds, animals, trees and human beings. Save environment and save yourself. So this is all for today. Be happy, healthy and wise, caring, loving, sharing and understanding human beings. Stay blessed. See you soon. Bye-bye.